नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय आधुनिक इतिहास के उस दौर की जहां से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांधी युग की, यानी 1917 से 1947 तक के समय की। ये वो दौर था जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को कुछ गिने चुने लोगों के संघर्ष से उठाकर एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बना दिया। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी या रेलवे जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते ही होंगे कि इस टॉपिक से आंदोलनों का क्रम, जरूरी तारीखें और नारों से जुड़े सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आज का ये सेशन एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम गांधी युग का एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर ये है क्या और इसे गांधी युग कहते क्यों हैं। फिर हम गांधी जी के शुरुआती सत्याग्रहों पर नजर डालेंगे जो एक तरह से भारत में उनकी पॉलिटिकल लेबोरेटरी थी। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी बने और पूरे देश में फैल गए। फिर हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और उससे जुड़ी घटनाओं को समझेंगे। इसके बाद आएगा आज़ादी का फाइनल फेज, करो या मरो का नारा। और आखिर में हम एग्जाम पर फोकस करते हुए इस पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे और कुछ जरूरी सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गांधी युग की शुरुआत। देखिए, ये दौर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और आखिरी चरण माना जाता है। महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे, लेकिन उन्होंने आते ही पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने पहले लगभग 2 साल तक पूरे भारत का दौरा किया। क्यों? ताकि वो देश की जमीनी हकीकत और लोगों की असली समस्याओं को समझ सकें। और इसी समझ के बाद 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभाली और बस यहीं से गांधी युग की असल शुरुआत होती है। अब सवाल उठता है कि गांधी जी के आंदोलनों का आधार क्या था। उनके 2 सबसे बड़े हथियार थे, सत्य और अहिंसा। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने इन नैतिक मूल्यों को सिर्फ किताबों या भाषणों तक नहीं रखा, बल्कि उन्हें एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल टूल में बदल दिया। इससे पहले आज़ादी की लड़ाई ज्यादातर शहरों और पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित थी। गांधी जी ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, समाज के हर तबके को इस आंदोलन से जोड़ा। कैसे? उनकी अपनी भाषा में, चरखे जैसे आसान सिंबल्स के जरिए और उनके असल मुद्दों को उठाकर। और इस तरह ये लड़ाई एक सच्चा जन आंदोलन बन गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में शुरू कैसे हुआ। गांधी जी ने सीधे कोई देशव्यापी आंदोलन शुरू नहीं किया। उन्होंने पहले कुछ छोटे क्षेत्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया। ये जो शुरुआती सत्याग्रह थे, जो 1917 और 1918 में हुए, वो एक तरह से उनके तरीकों के लिए टेस्टिंग ग्राउंड्स थे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण था चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में। यह भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यहाँ एक एग्जाम का पॉइंट याद रखिएगा कि गांधी जी को चंपारण बुलाने वाले स्थानीय नेता का नाम राजकुमार शुक्ल था। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? एक 3 कठिया सिस्टम था जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। ये उनके लिए बहुत ही शोषणकारी था। गांधी जी ने मामले की जांच की, आंदोलन किया और आखिरकार ये सिस्टम खत्म हुआ। ये भारत में उनकी पहली बड़ी जीत थी। चंपारण के ठीक बाद 1918 में 2 और अहम आंदोलन हुए। पहला था गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। यहां फसलें खराब हो गई थीं, फिर भी सरकार किसानों से लगान वसूल रही थी। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को एकजुट किया और लगान न देने का आंदोलन चलाया और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। इसके तुरंत बाद हुआ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये आंदोलन थोड़ा अलग था क्योंकि ये लड़ाई भारतीय मिल मजदूरों और भारतीय मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर थी। और यहीं पर गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इन शुरुआती जीतों ने गांधी जी को एक नेशनल लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया। इन क्षेत्रीय सफलताओं के बाद अब वक्त था इस लड़ाई को नेशनल लेवल पर ले जाने का। 1919 से 1922 का जो दौर था, वो भारतीय इतिहास में बहुत उथल-पुथल वाला रहा और इसी दौर ने गांधी जी को अपना पहला ऑल इंडिया मूवमेंट शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। ये जो टाइमलाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस दौर को समझने में बहुत मदद करेगी। देखिए कैसे एक घटना दूसरी घटना की वजह बन रही थी। 1919 में अंग्रेज एक बहुत ही दमनकारी कानून रॉलेट एक्ट लेकर आए। इसके खिलाफ पूरे देश में हड़तालें हुईं। इसी विरोध के दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड हुआ।
इन्हीं सब घटनाओं के रिएक्शन में और खिलाफत के मुद्दे को साथ लेकर 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद वापस ले लिया गया। तो ये रॉलेट एक्ट था क्या आखिर? इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का काला कानून भी कहा गया। आसान भाषा में समझें तो ये कानून सरकार को सिर्फ शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने की पावर देता था। मकसद साफ था, राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचलना। इसी कानून के खिलाफ अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे जब जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। इस क्रूरता के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी। जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के बाद 1920 में गांधी जी ने शुरू किया अहिंसा आंदोलन। ये उनका पहला ऑल इंडिया मास मूवमेंट था। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग ना करना। मतलब, हम आपके बनाए सामान नहीं खरीदेंगे, आपके स्कूल कॉलेज, आपकी अदालतों और सरकारी नौकरियों में नहीं जाएंगे। लोगों ने जबरदस्त तरीके से इसका पालन किया। आंदोलन बहुत सफल हो रहा था, लेकिन फरवरी 1922 में गोरखपुर के पास चौरी चौरा नाम की जगह पर एक हिंसक घटना हो गई। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से मिली आज़ादी सच्ची आज़ादी नहीं हो सकती। इसलिए अपने अहिंसा के सिद्धांत पर टिके रहते हुए उन्होंने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के खत्म होने के बाद आज़ादी की लड़ाई एक नए फेज में एंटर हुई। अब लक्ष्य छोटे मोटे सुधार नहीं थे, बल्कि अब बात हो रही थी पूर्ण स्वराज की, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, जैसा कि 1929 के लाहौर सेशन में तय हुआ था। इस दौर में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने आज़ादी की नींव को और भी मजबूत कर दिया। और इस फेज की शुरुआत हुई एक ऐतिहासिक यात्रा से, 240 मील यानी लगभग 390 किलोमीटर। सोचिए, ये वो दूरी है जो महात्मा गांधी और उनके 78 साथियों ने 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक पैदल तय की थी। लेकिन सवाल ये है कि नमक ही क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जिसे हर भारतीय इस्तेमाल करता था, चाहे अमीर हो या गरीब, और सरकार ने उस पर टैक्स लगाकर अपनी मोनोपोली बना रखी थी। तो इसी अन्यायपूर्ण नमक कानून को तोड़कर गांधी जी ने पूरे देश को एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया, और यही दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बना। दांडी मार्च ने तो जैसे पूरे देश में एक चिंगारी लगा दी। हर जगह लोगों ने नमक कानून तोड़ा और दूसरे ब्रिटिश कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने बहुत दमन किया, लेकिन आंदोलन इतना बड़ा हो गया था कि वायसराय लॉर्ड इरविन को गांधी जी के साथ समझौता करना ही पड़ा। मार्च 1931 में हुआ गांधी इरविन पैक्ट, जिसके तहत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया जो हिंसा में शामिल नहीं थे, और बदले में कांग्रेस ने आंदोलन रोक दिया। इसी पैक्ट के तहत गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन भी गए। इन सभी आंदोलनों और गोलमेज सम्मेलनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नतीजा निकला, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये ब्रिटिश भारत के लिए बनाया गया सबसे लंबा कानून था, और एग्जाम के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आज के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी एक्ट से लिया गया है। इस एक्ट ने प्रांतों को ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता दी, और इसी के आधार पर 1937 में चुनाव हुए, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ज़बरदस्त जीत हासिल की और कई प्रांतों में अपनी सरकारें बनाईं। ये भारतीयों के लिए स्वशासन का एक बड़ा अनुभव था। और अब हम आ पहुंचे हैं स्वतंत्रता संग्राम के बिल्कुल आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, और इसने भारतीय राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। अब समय था अंग्रेजों पर आखिरी और निर्णायक वार करने का। इसी माहौल में और क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया और एक बहुत ही शक्तिशाली नारा दिया, करो या मरो। अब इसका मतलब ये नहीं था कि हिंसा करो, इसका मतलब था या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, लेकिन अब गुलामी देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। ये एक स्पॉन्टेनियस जनविद्रोह था, क्योंकि आंदोलन शुरू होते ही सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद आम जनता ने खुद ही आंदोलन की कमान संभाल ली। भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलाकर रख दी। इसी के साथ देश के बाहर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज भी लड़ाई लड़ रही थी, जिससे अंग्रेजों पर दबाव और बढ़ गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि अब भारत को ज्यादा दिन गुलाम नहीं रखा जा सकता,
1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया ताकि पावर ट्रांसफर की योजना बनाई जा सके, लेकिन वो फेल हो गया। आखिरकार 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना प्लान पेश किया, जिसमें भारत के बंटवारे और आज़ादी का प्रस्ताव था, और इसी प्लान के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। चलिए, अब तक हमने पूरी कहानी समझ ली है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी है। जो कुछ भी हमने सीखा है उसे अब हम उन पॉइंट्स में समेटेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ये कुछ वन लाइनर्स हैं, इन्हें तो बिल्कुल याद कर लीजिए। गांधी युग का टाइम पीरियड 1917 से 1947। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण 1917 में। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919। दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। करो या मरो का नारा कब और किसने दिया? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। और आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947। ये फैक्ट सीधे एमसीक्यू में आते हैं। अब देखते हैं कुछ सवाल जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। पहला सवाल, गांधी युग की शुरुआत किस आंदोलन से मानी जाती है? जैसा कि हमने अभी डिटेल में बात की, इसका सही जवाब है चंपारण सत्याग्रह 1917, जो भारत में गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था। दूसरा सवाल है, दांडी मार्च का संबंध किस प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन से है? इसका जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा, दांडी मार्च इसी आंदोलन की शुरुआत थी, जिसका मकसद नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश शासन की अवज्ञा करना था। और ये रहा तीसरा सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा क्या था? ये बहुत ही फेमस है और इसका सही जवाब है करो या मरो। ये नारा आज़ादी के लिए आखिरी और निर्णायक लड़ाई की भावना को दिखाता है। तो सार यह है कि गांधी युग ने सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांतों के दम पर लाखों भारतीयों को एक साथ खड़ा कर दिया। इसने आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के कमरों से निकालकर गांव के किसानों और मजदूरों तक पहुंचाया। इसे एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनाया और आखिरकार स्वतंत्र भारत का रास्ता तैयार किया। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। सोचिएगा जरूर कि गांधी युग के कौन से सिद्धांत जैसे सत्य, अहिंसा और लोगों की भागीदारी आज की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। क्या ये आज भी उतने ही कारगर हो सकते हैं? उम्मीद है आपको ये पूरा विश्लेषण अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।